परिस्थिति और विचारधारा बदलते ही दोस्त दुश्मन बन जाते हैं और देशों के बीच यह बात कई बार साबित हो चुकी है, क्योंकि राष्ट्रों के बीच मित्र नहीं बल्कि राष्ट्रहित महत्वपूर्ण होते हैं। समय के साथ दोस्ती का दुश्मनी बदलने का सबसे अच्छा उदाहरण है ईरान और इजराइल। बहुत लंबे समय तक दोनों के बीच अच्छे संबंध रहे, लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है जब दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। साल 1948 में जब इजराइल की स्थापना हुई, उस वक्त तुर्की के बाद ईरान इजराइल को मान्यता देने वाला दूसरा मुस्लिम बहुल देश था। उस दौर में इजराइल और ईरान के रिश्ते दोस्ताना थे, लेकिन बाद में हालात बिल्कुल बदल गए और दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन गए। बीते 13 जून को इजराइल ने एक बार फिर ईरान पर हमला किया। इजराइल ने ईरान के कई सैन्य और परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया, जिनमें तेहरान, नतांज और इम्फान शामिल है। इजराइल ने इस अभियान को ऑपरेशन राइजिंग लॉयन नाम दिया। जवाबी हमले में ईरान ने भी इजराइल के शहरों पर ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया। नमस्कार, इस वीडियो में हम समझेंगे कि आखिर कभी दोस्त रहे इजराइल और ईरान के बीच दुश्मनी इतनी कैसे बढ़ गई। इसके लिए हम इजराइल के निर्माण से लेकर ईरान की इस्लामिक क्रांति के इतिहास और फिर ईरानी या इस्लामिक क्रांति के बाद हुए बदलावों को समझेंगे और फिर ईरानी या इस्लामिक क्रांति के बाद हुए बदलावों को समझने की कोशिश करेंगे। तो कहानी शुरू होती है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश साम्राज्य ने स्वयं को एक विकट कंडीशन में पाया, जहां उनका विवाद यहूदी समुदाय के साथ दो तरह की मानसिकता में बढ़ चुका था। जहां एक तरफ हगना, इरगुन और लोही नाम के संगठन ब्रिटिश के विरुद्ध हिंसात्मक विद्रोह कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर हजारों यहूदी शरणार्थी इजराइल में शरण मांग रहे थे। तभी 1947 में ब्रिटिश साम्राज्य ने ऐसा उपाय निकालने की घोषणा की जिससे अरब और यहूदी दोनों संप्रदाय के लोग सहमत हो सकें। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ द्वारा फिलिस्तीन के विभाजन को नवंबर 29, 1947 को मान्यता दे दी गई, जिसके अंतर्गत राज्य का विभाजन दो राज्यों में होना था, एक अरब और एक यहूदी, जबकि जेरूसलम को यूएनओ द्वारा राज्य करने की बात कही गई। इस व्यवस्था को यहूदियों द्वारा तुरंत मान्यता दे दी गई। वहीं अरब समुदाय ने 1 नवंबर 1947 को 3 दिनों के बंद की घोषणा की। इसी के साथ गृह युद्ध की स्थिति बन गई। करीब 2.5 लाख फिलिस्तीनी लोगों ने राज छोड़ दिया। 14 मई 1948 को यहूदी समुदाय ने ब्रिटिश से पहले स्वतंत्रता की घोषणा कर दी और इजराइल को राष्ट्र घोषित कर दिया। तभी सीरिया, लीबिया तथा इराक ने इजराइल पर हमला कर दिया और तभी से 1948 के अरब इजराइल युद्ध की शुरुआत हुई। इसके बाद सऊदी अरब ने भी तब अपनी सेना भेजकर और मिस्र की सहायता से आक्रमण किया और यमन भी युद्ध में शामिल हुआ। लगभग 1 वर्ष के बाद युद्ध विराम की घोषणा हुई और जॉर्डन तथा इजराइल के बीच सीमा रेखा बनाई गई, जिसे ग्रीन लाइन कहा गया, और मिस्र ने गाजा पट्टी पर अधिकार कर लिया। और इस युद्ध के बाद लगभग 7 लाख फिलिस्तीन इस युद्ध के दौरान विस्थापित हुए। इजराइल ने 11 मई 1949 को संयुक्त राष्ट्र की मान्यता हासिल की। इस पूरे समय के दौरान ईरान की बात की जाए तो ईरान ने फिलिस्तीन के विभाजन की उस योजना का विरोध किया था, जिसकी वजह से 1948 में इजराइल राज्य का गठन हुआ। लेकिन इसके बावजूद तुर्की के बाद ईरान इजराइल को मान्यता देने वाला दूसरा मुस्लिम बहुल देश बना। आखिर ईरान ने इजराइल को मान्यता क्यों दी और इजराइल के साथ अच्छे संबंध क्यों रखे? इसका कारण है उस समय के ईरान की राजनीतिक व्यवस्था। दरअसल उस समय ईरान पहलवी वंश के शाहों की ओर से शासित एक राष्ट्र था और मध्य पूर्व में अमेरिका का प्रमुख सहयोगी माना जाता था। यही कारण है कि इजराइल के संस्थापक और पहले प्रधानमंत्री डेविड बिन गुरियन ने अपने अरब पड़ोसियों की नाराजगी के बावजूद ईरान से दोस्ती कायम करने की कोशिश की और उसे सफलतापूर्वक निभाया। पहलवी वंश के मोहम्मद रजा पहलवी एक पश्चिमी समर्थक राजा थे जो पश्चिमी देशों के साथ विशेष संबंध चाहते थे। 1953 को छोड़ दिया जाए तो मोहम्मद रजा पहलवी ने 1978-79 की क्रांति तक अपने देश पर शासन किया। 1953 एक ऐसा वर्ष है जब उनको पद छोड़ना पड़ा था। 1953 में रजा पहलवी के प्रधानमंत्री मोहम्मद मोसादेक के बीच सत्ता संघर्ष था। परिणाम स्वरूप रजा पहलवी को इटली भागना पड़ा था। वहीं मोसादेक एक लोकप्रिय व्यक्ति थे जिन्होंने ईरान के तेल क्षेत्रों का राष्ट्रीयकरण किया था और उन्हें लोगों द्वारा लोकतांत्रिक तरीके से चुना गया था।
मोसादेक ज्यादा समय शासन नहीं कर सके और अमेरिका की सहायता से रजा पहलवी ने उन्हें पद से हटा दिया था। अमेरिकी CIA और ब्रिटिश MI6 की मदद से रजा पहलवी को ईरानी सिंहासन पर बहाल कर दिया गया था। लेकिन इसके बाद ईरान की राजनीति में बड़ा मोड़ आता है। ईरानी लोगों को यह बात अच्छी नहीं लगी क्योंकि दोनों बार रजा पहलवी पश्चिम की मदद से सत्ता में आए थे। ईरानी लोगों ने पहलवी राजवंश को पश्चिमी कठपुतली से ज्यादा कुछ नहीं माना, जो ईरानी संप्रभुता के साथ गंभीर समझौता कर रहा था। रजा शाह पहलवी ने 1960 के दशक में पश्चिमी तर्ज पर सुधारों की एक श्रृंखला शुरू की और उसे श्वेत क्रांति कहा गया था। उन्होंने आधुनिकीकरण की एक श्रृंखला शुरू करने की कोशिश की, जिसके बारे में उनका मानना था कि इससे पारंपरिक व्यवस्था खत्म हो जाएगी और समानता का एक नया युग शुरू होगा। इन सुधारों ने बुद्धिजीवी वर्ग और शहरी मजदूरी वर्ग को भी खपा कर दिया। लेकिन इन सुधारों के सबसे मुखर आलोचक शिया धर्मगुरु अयतुल्लाह रुहुल्लाह खोमैनी थे। उन्होंने पब्लिकली शाह और उनके सुधारों की निंदा की और परिणाम स्वरूप उन्हें निर्वासित कर दिया गया। शाह और उनके शासन के विरोध के परिणाम स्वरूप खोमैनी और भी लोकप्रिय हो गए। इतना ही नहीं, इकोनॉमिक पॉलिसी के कारण बड़े पैमाने पर बेरोजगारी बढ़ी और परिणाम स्वरूप अधिक असंतुष्ट युवा खोमैनी और उनके गुट की ओर आकर्षित होने लगे। वहीं अपनी ओर से अयतुल्लाह खोमैनी ने इस धारणा को लोकप्रिय बनाया कि ईरानियों को पश्चिम के आधिपत्य का विरोध करके अपनी सांस्कृतिक और धार्मिक जड़ों को मजबूत करना चाहिए। खोमैनी को मिले व्यापक समर्थन को देखते हुए धर्मनिरपेक्ष बुद्धिजीवियों, जो अन्यथा उनके जैसे धार्मिक व्यक्तियों का विरोध करते थे, उनका मानना था कि खोमैनी ही पहलवी शाह को उखाड़ फेंकने में मदद करेंगे। कुल मिलाकर शाह पहलवी की अमेरिका पर निर्भरता, इजराइल के साथ उसके करीबी संबंध और उसके शासन की गलत आर्थिक नीतियों ने विरोध को हवा दी और ईरानी क्रांति की आग को भड़काने वाली चिंगारी जल्द ही आने वाली थी। इस तरह 1979 में अयतुल्लाह खोमैनी की क्रांति ने शाह को सत्ता से उखाड़ फेंका और एक इस्लामिक गणराज्य की स्थापना की। खोमैनी ने खुद को दुनिया के पीड़ितों का रक्षक बताया और अमेरिका के साथ साथ उसके सहयोगी इजराइल के साम्राज्यवाद को खारिज करना अपनी वैचारिक बुनियाद बनाया। खोमैनी की सरकार ने इजराइल से सारे संबंध तोड़ लिए, इजरायली नागरिकों के पासपोर्ट को वैध मानना बंद कर दिया और तेहरान स्थित इजरायली दूतावास को जब्त कर उसे फलस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन PLO को सौंप दिया। उस समय PLO अलग पैलेस्टाइन राष्ट्र की मांग को लेकर इजराइल के खिलाफ संघर्ष की अगुवाई कर रहा था। अब बात करते हैं कि क्रांति के बाद किस तरह से दोनों देशों के बीच में दुश्मनी बढ़ती चली गई। दरअसल इजराइल के लिए दुश्मनी नई ईरानी सरकार की बुनियादी नीतियों में शामिल थी। इसकी एक वजह यह थी कि सरकार में शामिल कई नेताओं ने फलस्तीनियों के साथ लेबनान जैसी जगहों पर गोरिल्ला युद्ध का प्रशिक्षण लिया था और उसमें भाग भी लिया था। उनके मन में फलस्तीनियों के लिए गहरी सहानुभूति थी। नया ईरान खुद को एक इस्लामिक ताकत के रूप में प्रस्तुत करना चाहता था। इसी वजह से उसने फलस्तीनी मुद्दे को उठाया, जिसे अधिकतर अरब मुस्लिम देशों ने उस वक्त पीछे छोड़ दिया था। इस तरह खोमैनी ने फलस्तीनी मुद्दे पर अपना दावा जताना शुरू कर दिया। इसके बाद तेहरान में फलस्तीन समर्थकों के बड़े बड़े प्रदर्शनों का आयोजन आम बात हो गई। इन प्रदर्शनों को सरकार का पूरा समर्थन हासिल था। इजराइल में ईरान के लिए असली दुश्मनी 1990 के दशक तक शुरू नहीं हुई थी, क्योंकि उस दौर में इजराइल के लिए सबसे बड़ा खतरा सद्दाम हुसैन का इराक था। इतना ही नहीं, उस समय इजराइल उन मध्यस्थों में से एक था जिसने तथाकथित ईरान कॉन्ट्रा डील को संभव बनाया था। यह एक गुप्त कार्यक्रम था जिसके जरिए अमेरिका ने 1980 से 1988 के बीच ईरान को पड़ोसी इराक के खिलाफ युद्ध में इस्तेमाल के लिए हथियार दिए थे। समय के साथ इजराइल ने ईरान को अपने अस्तित्व के लिए एक बड़े खतरे के रूप में देखना शुरू कर दिया और फिर इसके बाद इजराइल ईरान के बीच छाया युद्ध या छद्म युद्ध या कोल्ड वॉर शुरू होता है। ईरान को एक और बड़ी क्षेत्रीय शक्ति सऊदी अरब का भी सामना करना पड़ा। ईरान मुख्य रूप से फारसी और शिया बहुल है, जबकि अरब जगत ज्यादातर सुन्नी आबादी वाले हैं। ईरान की सरकार को यह एहसास हुआ कि उसके विरोधी देश किसी दिन उस पर हमला कर सकते हैं। इसी आशंका की वजह से उसने एक रणनीतिक योजना पर काम करना शुरू किया। इसके बाद ईरान से गठबंधन करने वाले संगठनों का एक नेटवर्क तैयार हुआ। इन संगठनों ने अपने अपने हितों के अनुसार सशस्त्र कार्यवाही को अंजाम दिया। अमेरिका और यूरोपीय संघ की नजर में आतंकी घोषित किया गया लेबनान का हिजबुल्लाह इनमें सबसे प्रमुख है। आज ईरान का तथाकथित एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस लेबनान, सीरिया, इराक और यमन तक फैला हुआ है। लेकिन इसके बाद इजराइल चुप नहीं बैठा। उसने ईरान और उसके सहयोगी गुटों पर हमले किए। ये हमले अक्सर तीसरे देशों में हुए,
जहां ईरान अपने समर्थक सशस्त्र संगठनों को धन और संसाधन मुहैया कराता था। ईरान और इजराइल के बीच इस टकराव को ही छाया युद्ध कहा जाता है, क्योंकि दोनों देशों ने अधिकतर मौकों पर अपनी कार्रवाई की आधिकारिक पुष्टि किए बिना एक दूसरे को निशाना बनाया। अब बात करते हैं ईरान के परमाणु कार्यक्रम की, जिसके कारण वर्तमान में इजराइल ने ईरान पर हमला किया है। क्योंकि ईरानी परमाणु कार्यक्रम को रोकना और उसे परमाणु हथियार संपन्न बनने से रोकना इजराइल का एक प्रमुख लक्ष्य है। इजराइल ईरान की इस दलील को खारिज करता है कि उसका परमाणु कार्यक्रम केवल नागरिक उद्देश्यों के लिए है। मौजूदा हमलों की शुरुआत में भी इजराइल के प्रधानमंत्री ने कहा है कि हमले ईरान के परमाणु कार्यक्रम से जुड़े ठिकानों को निशाना बनाकर किए जा रहे हैं। नेतन्याहू ने आगे कहा, अगर ईरान को नहीं रोका गया तो वह बहुत कम समय में परमाणु हथियार बना सकता है। यह 1 साल में हो सकता है, कुछ महीनों में या इससे भी पहले, और यह इजराइल के लिए एक प्रत्यक्ष और गंभीर खतरा है। तो इस तरह से इजराइल, जो ईरान का एक समय मित्र था, आज सबसे बड़ा शत्रु बन चुका है। तो इस तरह से इतिहास के पन्नों से हमने समझा कि किस तरह से इजराइल और ईरान एक दूसरे के दुश्मन बने। अब देखना होगा कि भविष्य में इजराइल ईरान के बीच में किस तरह के संबंध स्थापित होते हैं, क्योंकि दुनिया के लिए इन दोनों के बीच में शांति स्थापित होना अत्यंत आवश्यक है।